वो उस हिस्से को दर्शाना चाहते हैं, जबकि बहुत अच्छे से पता है कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर उस चीज को लेकर काफी लंबे अरसे से विवाद चल रहा है। अब इन्होंने अपना खुद का अप्रूव्ड एक नक्शा तैयार कर दिया है। जैसे चाइना नक्शा तैयार करता है, जैसे नेपाल ने नक्शा तैयार किया, वैसे ही इन्होंने भी एक नक्शा तैयार कर दिया। अपने आप को दिखाने के लिए, जबरदस्ती का एक विवाद क्रिएट करने के लिए इन्होंने इसको क्रिएट किया। इससे यह भी पता चलता है कि पाकिस्तान की मंशा पीछे से कितने लंबे अरसे से चलती आ रही थी। लॉन्ग ड्यूरेशन से बंद कमरे में ये ऐसी बातें तो करते थे, लेकिन इस बार पहली बार इन्होंने ओपनली इसको कंफर्म किया। इस चीज की कंफर्मेशन जो थी बाकायदा इनके इमरान खान जो प्रधानमंत्री हैं इनके, इन्होंने खुद ही यहां पर अप्लाई किया कि भाई हम ही इसको अप्लाई कर रहे हैं। इसके अंदर इनकी खुद की सेल्फ कंफर्मेशन थी। इसमें हालांकि दोनों देशों के बीच में लॉन्ग ड्यूरेशन से काफी ज्यादा डिस्प्यूट चलता आ रहा है। पाकिस्तान की खुद के अपने इंटरनल इश्यूज बहुत ज्यादा हैं, जिसको वो सुलझाने की जगह इंडिया से पंगेबाजी करने के विचार में रहता है। अभी कुछ समय पहले बलोच आर्मी ने सिंध आर्मी के साथ मिलकर सीपैक पॉलिसी को बर्बाद करने का डिसीजन लिया। इधर चाइना और पाकिस्तान दोनों ने मिलकर इस बलोच आर्मी को समाप्त करने का निर्णय लिया। इसी बीच में पाकिस्तान ने इंडिया से पंगे लेने के लिए एक नक्शा पास किया, जिसका इंडिया के अलावा पूरे वर्ल्ड में काफी ज्यादा मजाक उड़ाया जा रहा है कि विदाउट एनी रीजन कोई, जैसे चलो चाइना एक स्टोरी तो बिल्ड करता है कि भाई इस वजह से चाइना ने इस मुद्दे को एक्सेप्ट किया, लेकिन यहां तो कोई स्टोरी बिल्ड नहीं हो रही, कोई स्टोरी बिल्ड नहीं है। अपनी मर्जी से आए और सेल्फ प्रोक्लेम किया और उठाकर नक्शा पास कर दिया और कहते हैं क्योंकि एक डिस्प्यूटेड टेरिटरी है। हालांकि आजादी सन 47 में मिली, सन 47 के बाद से अब तक एक लंबे अरसे से लेकर अभी तक कोई डिस्प्यूटेड मुद्दे की किसी को जानकारी भी नहीं थी। एकदम से नक्शा तैयार हो गया और इस डिस्प्यूटेड मुद्दे को इन्होंने रिप्रेजेंट कर दिया। इस चीज के लिए पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर बड़े गर्व के साथ कहते हैं कि हमारी कैबिनेट ने इसको मंजूरी दे दी है। अरे भाई, मंजूरी तो आप उस चीज को दोगे जो आपके पास में है, आपके पास है ही नहीं। अब नक्शा आप कितना भी बना लीजिए, वर्ल्ड से उसे रिकॉग्निशन मिलेगी नहीं, गूगल उसको एक्सेप्ट करेगा नहीं, तो आपके उस नक्शे का कोई बेनिफिट नहीं रहेगा। बस ये रास्ता क्रिएट कर दिया दोनों देशों के बीच में और ज्यादा क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म को बढ़ाने के लिए और इंडिया के अंदर फालतू की प्रॉब्लम्स को जबरदस्ती बढ़ाने के लिए। इससे पहले ये तरीका जो है शी जिनपिंग चाइना के अंदर करता है। चाइना ने क्या किया, किसी भी कंट्री के अंदर जाकर जबरदस्ती का पहले बॉर्डर पर अपना नक्शा बना दिया, नक्शा बना के थोड़ा टाइम पीरियड बाद आर्मी तैनात कर दी, आर्मी तैनात करने के बाद लड़ने के लिए डिस्प्यूट क्रिएट कर दिया, लॉन्ग ड्यूरेशन तक बहस करता रहेगा और उसके बाद उससे क्या करेगा, काम लड़ने का आर्मी तैनात करके शुरुआत कर देगा। यही कहीं ना कहीं पाकिस्तान करता आ रहा है। जैसे अभी नेपाल में भी चाइना ने क्या किया, उसी बॉर्डर एरिया पर 1000 आर्मी के सोल्जर्स अपने तैनात कर दिए। कहां पर, चाइना के बॉर्डर पर। तो कोई बात नहीं, नेपाल के बॉर्डर पर इन्होंने लीपू लेक, लिम्पियाधुरा पे अपनी तैनात किए, तो यही इन्होंने यहां पर किया। इसी बीच में दोनों के दोनों भाई भाई, जैसे चोर चोर मुसेरे भाई होते हैं, वैसे ही इमरान खान और शी जिनपिंग दोनों ही चोर हैं, जो एक तरीके से भाई बन चुके हैं बेईमानी करने के लिए भारत के सामने। जबकि इन्हें पता है ये कुछ बिगाड़ नहीं सकते, बस जबरदस्ती का प्रॉब्लम है इनके खुद के मुद्दों में। जैसे बलोच आर्मी और सिंध आर्मी एक साथ हो गए और पाकिस्तान के खुद की ताकत नहीं है कि ये सॉल्व कर सके। इसी के बीच में पाकिस्तान का खुद का मुद्दा अफगानिस्तान के साथ बहुत बुरी तरह भिड़ा हुआ है, जिसके अंदर अभी कुछ टाइम पहले पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के कुछ नागरिकों की हत्या कर दी। तो ऐसे में बॉर्डर रोड इनिशिएटिव को लेते हुए पाकिस्तान भी अपने चारों तरफ में घिरा हुआ है और पंगेबाजी को बढ़ा रहा है सॉल्व करने की जगह। ये तो वही वाली बात हो गई कि बेवकूफियों को और ज्यादा बढ़ाना और अपने लिए और ज्यादा मुसीबतें क्रिएट करना। हालांकि इनका खुद का जो आतंकवादी ISIS जो ग्रुप है वो इन्हीं के कंट्रोल में नहीं है, लेकिन फिर भी ये जबरदस्ती और ज्यादा परेशानियों को मोल लेने के प्रयास में है। अब आती है अगली न्यूज। भारतीय इतिहास में पहली बार हो रहा है जब एक मशीन का प्रयोग किया जा रहा है रेल का ट्रैक बनाने के लिए। इस रेल का ट्रैक बनाने के लिए NTC के साथ इंडियन रेलवे ने समझौता किया। इस पूरी जो इंप्लीमेंटेशन प्रोजेक्ट है ये इंप्लीमेंट हो रहा है डेडिकेटेड फ्राइट कॉरिडोर कोऑपरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के आधार पर। इसके अंदर काफी लंबे सेक्शन के लिए इस मशीनरी का इस्तेमाल किया जाएगा। ये जो मशीनरी है इसका डिफरेंस क्या है, पहले हम इंसान जो थे मैनुअल काम करते थे, अब ये मशीनों का इस्तेमाल क्यों करने लग गए। तो बहुत छोटी सी बात है, इसको इस प्रकार से समझिएगा। किसी समय के अंदर जब मशीनों की जगह हाथों से रेलवे ट्रैक्स बनाए जाते थे तो पूरे दिन के अंदर 150 से 200 मीटर तक का ही ट्रैक बन पाता था एक दिन के अंदर। लेकिन अब इस मशीनरी की मदद से पूरा का पूरा 1.5 किलोमीटर का ट्रैक एक दिन में बन पाएगा। अब 1.5 किलोमीटर के ट्रैक का मतलब आप समझ रहे हैं कि बहुत भारी
भारी मात्रा में यहाँ पर रेलवे को तेजी से बनाया जा रहा है, ट्रैक को बनाया जा रहा है, ताकि कंपोनेंट, हैवी कंपोनेंट्स को आसानी से रास्तों पे रखकर तेजी से इस काम को बढ़ाया जा सके। ये एक तरीके की अचीवमेंट है और अचीवमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 2022 तक ये माना जा रहा है कि 100 किलोमीटर तक का जो ट्रैक है, यहाँ पे 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ट्रेनें चलेंगी और काफी तेजी से इस ट्रैक को पूरा किया जा रहा है। दोस्तों, आने वाले टाइम पीरियड में इंफ्रास्ट्रक्चर अगर भारत नहीं बढ़ाता है तो बहुत ज्यादा मजबूरी और परेशानी क्रिएट हो सकती है, क्योंकि आपके देश में अगर इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत नहीं होगा तो कोई भी कंट्री आपको तंग कर सकता है, जैसे पाकिस्तान तंग करने के प्रयास में लगा हुआ है, चीन लगा हुआ है, ऊपर से नेपाल भी अपनी फालतू की पॉलिसीज लाने की कोशिश कर रहा है। तो ऐसी परिस्थिति में ये एक बहुत अच्छी अचीवमेंट है। अब अगर बात करते हैं इंडियन रेलवेज की, तो इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। इसे ऑपरेट किया जाता है मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज के द्वारा। रेलवे बोर्ड चेयरमैन जो है विनोद कुमार यादव है। अभी हाल ही में वैसे भी काफी ज्यादा फेरबदल किए गए और काफी ज्यादा फेरबदल के साथ साथ इंपॉर्टेंट रोल्स प्ले किए गए, जहां पर अब सारा का सारा डिपार्टमेंट अलग अलग सेक्शंस में डिवाइड होने की जगह अब एक सीईओ के अंडर चलाया जाएगा। अब ऐसे ही कैनरा बैंक ने 3 इंश्योरेंस प्रोवाइड करने वाली कंपनीज के साथ मिलकर अपने प्रोग्राम को लॉन्च किया, जिसके अंदर एक कवच नाम की पॉलिसी बना रहे, कोरोना कवच। बहुत शॉर्ट टर्म के लिए बनाई गई ये पॉलिसी है, जिसके अंदर लोगों को सुविधा मिलेगी सभी तरीके की मेडिसिन से, सभी प्रकार की बीमारियों से। इसमें 3 कंपनियां कौन कौन सी हैं? कैनरा बैंक इस्तेमाल करता है न्यू इंडियन इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड को, बजाज अलायंस और इसके बाद में HDFC एर्गो हेल्थ इंश्योरेंस के साथ मिलकर इन्होंने कोरोना कवच पॉलिसी तैयार की। इसका जो प्रीमियम है वो 300 रुपए से शुरू हो जाता है। इंडिविजुअल बेसिस पर भी इसे खरीदा जा सकता है, परिवार के बेसिस पर भी खरीदा जा सकता है। ये शुरुआत के कुछ पीरियड के लिए चलाया जा रहा है, जिसके अंदर कम से कम 9 महीने या 9.5 महीने के लिए चलाया जाएगा। 24 घंटे की हॉस्पिटलाइजेशन फैसिलिटी इसमें दी जाएगी और जो इंश्योरेंस का इंश्योर्ड अमाउंट है वो 50,000 रुपए से 5 लाख रुपए तक का सेक्शन इसमें जोड़ा जाएगा। इस पॉलिसी के अंदर 100% टर्म दिया जाएगा आयुष का, यानी आयुर्वेदा, योगा, यूनानी के बाद आपका होम्योपैथ, जितना भी सेक्शन है इन सबको इसमें कवर किया जाएगा। तो एक तरीके से बहुत बेहतरीन स्कीम है भारत की परिस्थिति को देखते हुए। इसमें इकोनॉमी बूस्ट होगी, लोगों की सिक्योरिटी होगी और अंदर जो फियर है वो धीरे धीरे कम हो जाएगा। अब इसी रिलेटेड अगर न्यूज की बात करें तो बहुत सारे ऐसे और भी प्रोग्राम्स लॉन्च किए गए, जैसे कोरोना रक्षक हो गया, कोरोना कवच हो गया, और भी बहुत सारे तरीके निकाले गए जिसमें इंश्योरेंस कंपनीज जो है सुविधा प्रदान करने की ताकत में लगी हुई है। अब बात करते हैं कैनरा बैंक की, तो हेडक्वार्टर बेंगलुरु कर्नाटका के अंदर है। चेयरमैन जो है दोस्तों इसके TN मनोहरन है। अब एमडी और सीईओ LV प्रभाकर है और टैगलाइन क्या है कि टुगेदर वी कैन, मिलकर हम इस काम को कर सकते हैं। अगला पॉइंट आता है, मुंबई सेंट्रल रेलवे ने डिजाइन किया है मुंबई रेलवे स्टेशन के लिए एक रक्षक रोबोट जो आपका बुखार, बीपी, आपका हेल्थ चेकअप तुरंत कर देगा, दवाई प्रोवाइड करने की कैपेबिलिटी में होगा। दवाई प्रोवाइड करने के अलावा 10 किलो तक का वजन उठाकर ले जाएगा। इसमें 2-वे कम्युनिकेशन फैसिलिटी भी अवेलेबल है। तो एक तरीके से बहुत जबरदस्त एक मुहिम शुरू की गई है भारत सरकार के द्वारा। मुंबई के सेंट्रल रेलवे स्टेशन पर ये लॉन्च किया जाएगा और धीरे धीरे अगर कामयाब हो जाता है तो कामयाबी के बाद भारत के लगभग सभी सेक्शंस में इसे अप्लाई करने का प्रयास किया जाएगा, ताकि बीमारी से, कम्युनिटी स्प्रेड से बचा जा सके। और जो इसका मेन ऑब्जेक्टिव है वो क्या है? स्प्रेड को रोकना, अवॉइड करना, वायरस को रोकना। तो अभी इसको एक तरीके से स्टार्टिंग के सैंपल की तरह यूज किया जा रहा है, धीरे धीरे इसे लागू कर दिया जाएगा और इसे आगे फर्दर से अप्रोच किया जाएगा। इसके लिए इलेक्ट्रॉनिक मल्टीपल यूनिट कार शेड की द्वारा लॉन्च किया गया, जिसमें सुनील बैरवा, सीनियर डिविजनल इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, जो टीम कुर्ला के मुंबई सेक्शन के सेंट्रल रेलवे के हेड हैं, उन्होंने इसे लॉन्च किया है। इसके अंदर और भी बहुत सारे लोग थे, जैसे डिविजनल मैनेजर हो गया, डिविजनल मैनेजर के बाद और भी बहुत सारे लोग थे, उन सब ने इसके अंदर काम किया। इसका जो मेन काम है टेम्परेचर नोट करना, पल्सेस नोट करना, ऑक्सीजन परसेंटेज अगर बॉडी में कम है तो उसको नोट करना, उसको बताना कि आप में ये दिक्कतें हैं, आप इस प्रकार से बीमार हैं। ये मशीन एक बार में 6 घंटे से 6 घंटे तक काम कर सकती है, 10 किलोग्राम का वजन ले सकती है, दवाइयां भी हाथों हाथ प्रोवाइड कर सकती है कि आप ये मेडिसिन लीजिए, आप इसमें काम कर सकते हैं। इसको ऑपरेट करने के लिए वाईफाई और एंड्रॉइड मोबाइल एप्लीकेशन के द्वारा चलाया गया है। हेडक्वार्टर इसका जो है छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस मुंबई महाराष्ट्र के अंदर है और डिवीजन है मुंबई, भोसवाले, पुणे, सोलापुर और नागपुर सेक्शन में लॉन्च होगा।
इसी प्रकार से सरकार यानी आंध्र प्रदेश की सरकार ने हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड, पीएनजी और आईटीसी के साथ मिलकर महिलाओं को रोजगार प्रोवाइड करना, सपोर्ट करना, ज्यादा से ज्यादा काम करना, उसकी सेल्स को बढ़ाना, इकोनॉमी को एम्पावर करना, इन सभी कामों को लॉन्च करने के लिए आंध्र प्रदेश सरकार ने कंज्यूमर गुड्स की सहायता लेकर के काफी महत्वपूर्ण कदम उठाए। इसके बीच में एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग को साइन किया गया है इन तीनों कंपनीज के साथ मिलकर। इसके अंदर जो है वाईएस जगनमोहन रेड्डी जो थे अपने कैंप में तिरुपति के अंदर थे जिन्होंने इसे साइन किया। इसके अंदर राजू बाबू जो सीईओ हैं कहां के, सोसाइटी फॉर एलिमिनेटिंग रूरल पॉवर्टी यानी कि गरीबी दूर करने के लिए जो सीईओ हैं वो भी यहां पर शामिल थे, जिसके अंदर जोसेफ वर्के पीएनजी के, रजनीकांत राय आईटीसी कंपनी से और रामाकृष्ण रेड्डी एचयूएल यानी हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड कंपनी से थे। इन्होंने मिलकर यहां पे साइन किए। स्टेट ऑफ गवर्नमेंट जो है आंध्र प्रदेश की लॉन्च करती है 2 स्कीम, जिसके अंदर वाईएस छियोथा और वाईएसआर असारा जो सपोर्ट करेगी महिलाओं को। इसके अंदर 11,000 करोड़ रुपए डिस्ट्रीब्यूट होंगे। इस स्कीम के अंदर जो 11,000 करोड़ रुपए हैं वो सपोर्ट करेंगे किसको, 11,000 सपोर्ट करेंगे लगभग 4 साल के लिए 1 करोड़ महिलाओं को, 4 साल के लिए 1 करोड़ महिलाओं को सपोर्ट करेंगे। इसमें बेसिक उत्थान किया जाएगा एससी एसटी और बैकवर्ड कम्युनिटी का, जिसमें 45 साल से 60 साल तक की उम्र की सभी महिला जो माइनॉरिटीज ग्रुप्स की हैं उनको सपोर्ट मिलेगा। इसके अंदर फाइनेंशियल ईयर में 18,750 रुपए प्रति साल बांटे जाएंगे, लगभग 4 साल में 75,000 रुपए बांटे जाएंगे ताकि महिलाओं को सपोर्ट मिले, अपने आप को उठा सके, काम को बढ़ा सके। इस वाईएसआर असारा की बात करें तो इसे भी सितंबर 2020 में लॉन्च किया जा रहा है। फाइनल अभी सेट है कि हाँ इसे लॉन्च करेंगे, जिससे 90 लाख महिलाओं को सपोर्ट मिलेगी और इस स्कीम के अंदर 6,700 करोड़ रुपए को बांटा जाएगा। इसके फीचर्स की बात करते हैं तो फीचर्स में सबसे पहला क्या है, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी, इनकम फैसिलिटी। इनकम फैसिलिटी की बात, जितने भी एमएसएमई के अंदर छोटे बड़े सभी लोग भी उद्योग हैं उनको लॉन्च करना, जैसे कि हमारे पास वाटरशेड प्रोग्राम, सोशल फॉरेस्ट्री, हेल्थ एंड सैनिटेशन, पोस्ट हार्वेस्टिंग प्रोग्राम, इन सभी को लॉन्च किया जाएगा। अब बात करते हैं इनके की पीपल की, तो संजीव मेहता जो है सीएमडी है यानी चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर है हिंदुस्तान यूनिलीवर के। ऐसे ही संजीव पुरी जो है आईटीसी के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं। मधुसूदन गोपालन जो है सीईओ हैं पीएनजी कंपनी के। अब अगर बात करें आंध्र प्रदेश की तो अमरावती कैपिटल है इसकी, चीफ मिनिस्टर वाईएस जगनमोहन रेड्डी हैं जो अभी प्रेसिडिंग है, एन चिदम्बरम बाबू हैं नायडू और गवर्नर है बिस्वाभूषण हरिचंदन। अगली न्यूज ऐसी ही एक और आ रही है, भारत के अंदर अपने डिफेंस के और प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए, एक्सपोर्ट के प्रमोशन को बढ़ाने के लिए 5 बिलियन तक का एक्सपोर्ट बढ़ाना है 2025 तक। 5 बिलियन का एक्सपोर्ट बढ़ाने के लिए भारत ने एक प्रोग्राम, एक पॉलिसी लॉन्च करी है जिसमें अलग अलग आईटी सेक्शन कंपनीज को जोड़ा गया है ताकि भारत ज्यादा से ज्यादा सशक्त होकर के विदेशों को हथियार प्रोवाइड कर सके ऑन पेड बेसिस, ताकि भारत की इकोनॉमी को इस रास्ते के अंदर भी अपनी फील्ड को उठाने का प्रयास मिले। हालांकि डिफेंस के अंदर इस समय भारत काफी इन्वेस्ट कर रहा है ताकि देश को प्रोटेक्ट किया जा सके, अपने आप को स्ट्रांग किया जा सके, डेवलप्ड कंट्रीज के सामने रिप्रेजेंट किया जा सके और ज्यादा से ज्यादा रोजगार के अवसर देने के बाद भारतीय कंपनियों को बहुत तेजी से आगे बढ़ने के रास्ते दिखाए जा सके, जो कि अभी तक गवर्नमेंट के प्रोक्योरमेंट में था, अब उसे प्राइवेट सेक्शन में भी लाया जाएगा। तो इसमें क्या है कि जो आपका ये जो डीपीईपीपी है इसका मतलब होता है डिफेंस प्रोडक्शन एंड एक्सपोर्ट प्रमोशन पॉलिसी। इसको 17 अगस्त 2020 में इसका फीडबैक चेक किया जाएगा और फीडबैक चेक करने के बाद में इसे अप्लाई किया जाएगा। इसका पॉलिसी का एम है जो है एम क्या है, मैन्युफैक्चरिंग टर्नओवर को प्राप्त करना 25 बिलियन तक या ये कहें 1.75 करोड़ तक के लिए, इंक्लूडिंग एक्सपोर्ट जो बढ़ाया जाएगा वो 5 बिलियन का होगा, जिसमें 35 करोड़ का एरोस्पेस और डिफेंस गुड और सर्विसेज की बात की जाएगी। इसके अंदर आप क्या करेंगे, अपने गाइडिंग डॉक्यूमेंट्स को प्रोवाइड करेंगे, जितना प्रोडक्शन होगा उसको एक्सपोर्ट को बढ़ाने के लिए कोई ना कोई नए रास्ते बनाए जाएंगे। इस सेक्शन के अंदर नोडल डिपार्टमेंट ऑफ कोऑर्डिनेशन ऑन वेरियस कंपोनेंट ऑफ द डीपीईपीपी
जीडीपी 2020 एंड टू अचीव द ऑब्जेक्टिव सेट इन इज पॉलिसी। इसका एक ही मतलब है कि जो आपने सेट कर दिया पॉलिसी के अंदर उसको क्या किया जाएगा, अचीव करने का प्रयास किया जाएगा। इसका जो साइज होगा करंटली, डिफेंस इंडस्ट्री होंगी, एरोस्पेस होंगी, नवल शिपिंग इंडस्ट्री होगी, इसमें लगभग 2019 से 20 तक में अभी तक में एस्टिमेटेड कॉस्ट जो देखी गई है वो 80,000 करोड़ देखी गई। तो इसका जो पूरा एक सेक्शन क्या है आपकी डेवलपमेंट का, इस सेक्शन को ज्यादा से ज्यादा इंप्रूव करना, इंपोर्ट्स को कम करना, डिपेंडेंसी की इंपोर्ट, जैसे कि हमारे देश में अभी तक राफेल लिया फ्रांस से लिया, हथियार लिए इजराइल से लिए, इसके बाद फिर हमने हथियार लिए रशिया से लिए, अमेरिका से फिर हम जहाजों की डिमांड करें, अलग अलग चीजों में हम दूसरे देशों की डिपेंडेंसी के अंदर आते हैं। अपने देश को सशक्त बनाने के लिए अभी तक हमारे पास एज सच कोई रास्ते नहीं है, तो उनको और ज्यादा तैयार करना, इनोवेशन को बढ़ाने के लिए, अपने इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज को इंप्रूव करने के लिए सरकार ने इस कदम को उठाया है, जिसके अंदर भारत जो है लाइसेंस प्रोडक्शन के सेक्शन को बढ़ाएगा, डिजाइन डेवलपमेंट प्रोडक्शन को इंप्रूव करेगा और आने वाले टाइम पीरियड में इससे होने वाले व्यापार को बढ़ाएगा। इसके अंदर भारत ने मिशन रक्षा ज्ञान शक्ति को भी प्रमोट करना है ताकि पीएसयू कंपनीज को और ज्यादा पेटेंट्स बनाकर आगे अंडरटेकिंग लेने का बेनिफिट मिले। इन्वेस्टमेंट जो होगी सारी की सारी सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा होगी। अब अगर बात करते हैं इसके अंदर, यूनियन मिनिस्टर राजनाथ सिंह है, मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट है श्रीपद येसो नायक। अगला पॉइंट आता है वन नेशन वन राशन कार्ड, जो कि अगले साल लॉन्च होना है और अगले साल लॉन्च होने के बाद में काफी सारे स्टेट्स इसके साथ अब जुड़ते जा रहे हैं। अभी अगस्त 2020 के अंदर इफेक्ट आने वाला है, जिसके अंदर मणिपुर, नागालैंड, उत्तराखंड और इसके अलावा J&K ने भी यहां पर इसको ज्वाइन कर लिया, इस पॉलिसी को एक्सेप्ट कर लिया है, ताकि फेयर प्राइस शॉप से जो भी लोग हैं वो सस्ते दामों पर अनाज प्राप्त कर सकें। फेयर प्राइस शॉप से अलग अलग सेक्शन के पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम की जगह इस सेक्शन पर ज्यादा भरोसा किया जा सके। इससे 81 करोड़ लोगों को बेनिफिट मिलेगा। 31 मार्च 2021 में फाइनली ये ऑपरेशनल हो जाएगा पूरे के पूरे देश में। इसका मतलब यह है कि गरीब जो माइग्रेंट वर्कर्स हैं उनको बेनिफिशरीज के आधार पर सामान मिलेगा सब्सिडाइज्ड रेट पर, यानी कि कम दामों पर सब्सिडीज के आधार पर यहां पर गेहूं, आटा, दाल, चावल, ये सभी चीजें सुविधा के आधार पर प्रोवाइड की जाएंगी। इसमें लगभग 24 स्टेट इंक्लूड हैं यहां पर, जिनके नाम सारी की सारी स्टेट ही आ गई लगभग हमारे पास, और यूनियन टेरिटरीज में दादर नागर हवेली हो गया, दमन दीव हो गया, जम्मू कश्मीर, ये सारा सेक्शन आ गया। अगर बात करते हैं मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन की, तो रामविलास पासवान कॉन्स्टिट्यूएंसी है बिहार की और मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट है राव साहब पाटिल दानवे। अब आता है अगला पॉइंट, आरबीआई अप्रूव करती है शशिधर जगदीशन को नया एमडी और सीईओ एचडीएफसी बैंक का, जो अब सक्सीड कर रहे हैं आदित्य पुरी को। आदित्य पुरी जी जो हैं काफी लंबे अरसे से नौकरी पर थे और अक्टूबर के अंदर फाइनली ये रिटायर हो जाएंगे। 70 साल की उम्र प्राप्त कर चुके हैं। 70 साल की उम्र के बाद अब इन्हें यहां पर नया आरबीआई का एक तरीके से सीईओ अपॉइंट किया जाएगा। इस सीईओ अपॉइंट करने के लिए सेक्शन 35 बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 के आधार पर इन्हें यहां पर बिठाया जाएगा। ये 3 साल के लिए यहां के सीईओ बनेंगे, 3 साल के यहां पे सीईओ बनेंगे। एट प्रेजेंटली ये यहां पर जो काम कर रहे हैं, इन्होंने एडिशनल डायरेक्टर और ग्रुप हेड ऑफ फाइनेंस, ह्यूमन रिसोर्स, लीगल सेक्रेटरियल, मतलब काफी जगह पर इन्होंने एचडीएफसी के अंदर ही काम किया है। इन्होंने 1996 में बतौर मैनेजर के रूप में यहां पर काम किया और धीरे धीरे फंक्शनिंग के आधार पर आगे बढ़ते चले गए। इन्होंने 2008 के अंदर अपॉइंट किया गया था चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर। आदित्य पुरी की बात करते हैं जिन्हें ये बेसिकली रेफर करेंगे, तो 1992 से 94 के अंदर इन्होंने बैंकिंग की इस फैसिलिटी को ज्वाइन किया। मलेशिया के अंदर भी इन्होंने जॉब किया और आगे काफी लंबे अरसे पे इन्होंने काफी सेक्शन को सोल्ड भी किया, काफी सारे सेक्शन के सोल्ड किए क्या, शेयर्स को, ताकि बैंकिंग को डूबने से बचाया जा सके। अगर एचडीएफसी के हेडक्वार्टर की बात करते हैं तो मुंबई महाराष्ट्र के अंदर, चेयरमैन दीपक एस पारेख हैं और टैगलाइन है वी अंडरस्टैंड योर वर्ल्ड। अगला न्यूज फिर से हमारे पास में डिफेंस का आ रहा है, मेमोरेंडम ऑफ डिफेंस की बातें की जाएंगी। तो ध्यान देते हैं, आईआईटी कानपुर और डीएआरपीजी साइन करते हैं एक एग्रीमेंट मेमोरेंडम ऑफ डिफेंस के साथ। यूज करेंगे एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एमएल टू एड्रेस ग्रीवेंसेस, यानी कि ये बेसिकली सारी की सारी चीजों में प्रोडक्टिविटी को एनालाइज करेंगे और प्रोडक्टिविटी के एनालिजिंग के बाद में कोशिश करेंगे कि ज्यादा से ज्यादा काम को बढ़ाया जा सके, क्वालिटी वर्क आ सके, क्वांटिटी
इंप्रूव हो सके, इसके बाद में ज्यादा से ज्यादा डेटा को एनालाइज करके फ्यूचर में होने वाली जो भी मिस्टेक्स हैं उनको रोका जा सके। तो इसका एम क्या है? इस एम में सबसे पहला क्या है? करेक्टिव मेजर्स लेना सही समय पर। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस को ये गाइड करेगा कि समय समय पर आपको ये सही काम करना है। इसके बाद आइडेंटिफाई करेगा कॉज और नेचर्स को ग्रीवांसेस के कि क्या सिस्टमैटिक चेंजेस होने चाहिए पॉलिसी के अंदर। इस एनालिसिस की मदद मिलेगी आपको एमओडी के यानी मेमोरेंडम ऑफ डिफेंस में, ताकि कंप्लेंट्स को आगे आने वाली जो भी एरिया रीजन और जो भी सिटीज के अंदर कमिंग प्रॉब्लम्स होगी उनको रिजॉल्व करना। इसके साथ में बहुत सारे की पॉइंट्स भी जुड़ते हैं, जैसे पार्टनरशिप इज कंसर्न विद कंडक्टिंग एक्सप्लोरेबिलिटी एंड प्रिडिक्टिव एनालिसिस। प्रिडिक्टिव का मतलब होता है पहले ही एनालाइज कर देना। इसके अलावा जो ग्रीवेंसेस रिसीव होंगे वो भी नोटिस किए जाएंगे, एनालाइज किए जाएंगे, ताकि डिपार्टमेंट को पहले ही आगे आने वाली प्रॉब्लम से रोका जा सके। तो स्टैटिक जीके की बात करें तो डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह है। मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पब्लिक ग्रीवेंसेस एंड पेंशन की बात करें डॉक्टर राजेंद्र सिंह है। आईआईटी कानपुर की डिप्टी की बात करें तो एस गणेशा है। अगला लास्ट न्यूज हमारे पास आता है, इंडिया और रशिया डिस्कस कर रहे हैं आपस में एक दूसरे के साथ मिलकर फ्यूचर एस्पेक्ट्स को कि किस तरीके से एक दूसरे को सपोर्ट किया जा सके, अपने जो बेसिकली और अच्छे रिलेशंस कैसे क्रिएट किया जा सके और किस प्रकार से आगे फर्दर अपनी डेवलपमेंट को बढ़ाया जा सके। तो इंडिया और रशिया डिस्कस करते हैं इशू ऑफ इंटरेक्शन ऑन अगस्त 4 दैट विल टेकन अप बिटवीन बोथ कंट्रीज, यानी रशिया, इंडिया, चाइना, इसके बाद शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन और ब्रिक्स नेशन के साथ मिलकर इसे चलाया गया। इशू वर डिस्कस्ड ओवर अ टेलीफोनिक कन्वर्सेशन बिटवीन ईगर मोरगोव डेप्यूटी, जो भी सीनियर इनके मिनिस्ट्री ऑफ अफेयर्स हैं उनके साथ अपने इंडिया के हर्ष वी श्रृंगला भी इसमें शामिल थे। यहां पे डिस्कशन क्या हुए? करंट टॉपिक बायलैटरल कोऑपरेशन के कि कैसे उनको बढ़ाया जा सके। यहां पर लगभग उन रिलेशंस को इंप्रूव करने की कोशिश की जाएगी जहां पर ये लगभग कोई रिलेशंस बिगड़ते जा रहे हैं, ताकि आपस में फ्यूचर के कोई डिस्प्यूट्स आपके सामने प्रेजेंट ना हो। शेड्यूल ऑफ रशियन इंडियन मीटिंग की बात की जाए तो ये पहले मीटिंग होनी थी, लेकिन कोविड-19 की वजह से इसे डिले कर दिया गया। लेकिन जैसे जैसे देखा गया कि कोविड-19 के अभी हालात सुधरते हुए नजर नहीं आ रहे, तो इन्होंने क्या किया कि इन्होंने अभी टेलीफोनिक कन्वर्सेशन में इसको रिप्रेजेंट किया। अब रशिया का प्रपोजल जो था वो शंघाई कोऑपरेशन के लिए भी था और ब्रिक्स मीट में भी था। तो क्या प्रपोजल है? ये बेसिकली ये चाहते हैं कि और इंप्रूवमेंट लाई जाए, पार्टिसिपेशन बढ़ाया जाए, जिसमें पाकिस्तान और चाइना का भी कोई ना कोई सेक्शन हो। अब पाकिस्तान का जैसे ही कोई सेक्शन आएगा तो इंडिया वहां से पीछे हटने का प्रयास करेगा। तो ऑन सेम डे यहां पर एससीओ की भी मीटिंग हुई, जहां पर होस्ट किया गया ब्रिक्स नेशन के द्वारा, और फाइनली मीट जो हुई शेड्यूल थी कोविड-19 की वजह से, लेकिन ट्रांसफर होती जा रही थी। हालांकि इंडिया विल ओनली बी एबल टू कंफर्म इट्स पार्टिसिपेशन इन द मीटिंग आफ्टर इवैल्यूएटिंग द करंट सिचुएशन। इंडिया जो है करंट सिचुएशन के आधार पर ही यहां पर नेशन में जुड़ेगा। हालांकि अभी तक इससे रिलेटेड कोई परमानेंट कोई मेन कंसिडरेशन निकलकर नहीं आया है। तो इसी नोट के साथ हम इस वीडियो को समाप्त करते हैं। आज के लिए इतना ही दोस्तों, धन्यवाद।